पिछले कुछ वीक से मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी। जब मैंने जॉब क्विट किया, उसके बाद में मैं डिफरेंट डिफरेंट बिज़नेसेस वैलिडेट कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ और पिछले कुछ वीक से मेरा ज़्यादा फ़ोकस हो गया था एयरबीएनबी बिज़नेस और होम स्टे बनाने में। और जो मुझे लोकेशन समझ में आ रही थी, वो एक ही थी, मुक्तेश्वर। सब लोग यही बोल रहे थे कि होम स्टे बना लो, एयरबीएनबी बना लो और वहाँ पे टूरिज़्म बहुत बूम कर रहा है और फ्यूचर भी वहीं है। बट क्वेश्चन ये नहीं था कि आइडिया अच्छा है या बुरा, क्वेश्चन ये था कि क्या मैंने खुद वहाँ पे जाके वैलिडेट किया है? तो आयुष, तुमने क्या सोचा मुक्तेश्वर जाके? तो मुक्तेश्वर में 10 दिन के लिए गया था, बिज़नेस आइडियाज़ वैलिडेट करने गया था, एक्सप्लोर करने गया था और स्पेसिफ़िकली मेरा इंक्लिनेशन एयरबीएनबी और होम स्टे बिज़नेस की तरफ था। तो जब मैं 10 दिन के लिए वहाँ पे गया तो मैं ऑलमोस्ट 11-12 प्रॉपर्टी ओनर से मिला, उन लोगों से मैंने बात किया कि वो कैसे एयरबीएनबी और होम स्टे के बिज़नेसेस चला रहे हैं, क्या-क्या चैलेंजेज़ उनको आते हैं। क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड मैं भी वही चीज़ करने का सोच रहा हूँ फ्यूचर में, तो इसीलिए फील्ड रिसर्च करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और मुझे लगा कि जब तक मैं वहाँ पे जाके इन पर्सन उन लोगों से बात नहीं करूँगा, उन लोगों के चैलेंजेस मुझे नहीं पता चलेंगे, तो मैं मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हम सब लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट? क्योंकि आप बैठे-बैठे डिसीजन नहीं ले सकते हैं घर पे। आप कितनी भी रिसर्च कर लें, आप घर पे बैठे-बैठे रिसर्च कितनी भी कर लें, बट 100% रिसर्च आपकी तभी कंप्लीट होगी जब आप इन पर्सन जाके वहाँ पे लोकेशन पे वहाँ के चैलेंजेस देखेंगे और वहाँ के लोकल लोगों से बात करेंगे। वहाँ के क्या-क्या रूल्स हैं, क्या-क्या दिक्कतें आती हैं नॉन उत्तराखंडी लोगों को, वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं जब वहाँ पे उन लोगों से मिला तो मैंने घंटों तक अलग-अलग ओनर से बात करी और मुझे डिफरेंट आंसर्स मिले। स्ट्रेंज थिंग यही हुई सबसे ज़्यादा कि मुझे सब लोगों से डिफरेंट नंबर्स मिलते गए, डिफरेंट आंसर्स मिलते गए। तो एक टाइम के बाद में मैं कन्फ्यूज़ हो गया कि कोई मुझे कुछ बता रहा है, कोई मुझे कुछ बता रहा है। एज़ एन एग्ज़ाम्पल बहुत लोगों ने बोला कि मुझे कि ये तो सीज़नल इनकम होती है, ठीक है? लेकिन जब मैं दूसरे होम स्टे ओनर से बात किया, उन्होंने बोला कि सीज़नल इनकम तो है ही, बट हम इसको 8-10 महीने हमारा काफ़ी अच्छा चलता है। ऐसे ही मेरे को बहुत डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स और प्रॉपर्टी ओनर से भी मिले। कॉन्ट्राडिक्ट करते गए आंसर्स और मुझे लगा कि मैं कोई कॉन्क्रीट आंसर पे नहीं पहुँच पा रहा था। कुछ लोगों ने बोला कि लाइसेंसिंग प्रॉब्लम होती है, होम स्टे का लाइसेंस, एयरबीएनबीज़ के लाइसेंसेस इतनी ईज़िली नहीं मिलते हैं। कुछ लोगों ने बोला कि ये सीज़नल इनकम है, कुछ लोगों ने लैंड रूल्स मुझे अलग-अलग बताए, कुछ लोगों ने अलग-अलग कैटेगरीज़ के रूल्स बताए कि किस रूल्स में कौन-कौन सी कैटेगरी के रूल में आप एज़ अ होम स्टे रन कर सकते हैं। वो आने वाले वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड बताऊँगा कि वो कौन-सा लैंड रूल है और कौन-सी कैटेगरी का लाइसेंस है। ये सब आंसर्स जब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे तो मैं बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया कि मैं कन्फ्यूज़ हो गया था, तो मैंने सोचा कि जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे एयरबीएनबी और होम स्टे बिज़नेसेस रन कर रहे हैं, उनसे जाके मिलना चाहिए और उनसे जाके हम बात करके हम फिगर आउट करते हैं उस चीज़ को। तो उसको हम कैसे फिगर आउट करेंगे? मुझे लगता है कि उसको फिगर आउट करने के लिए हमें और डीप रिसर्च करनी पड़ेगी। जब तक हम क्योंकि हमारे पास में अभी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेटा है अलग-अलग प्रॉपर्टी ओनर्स का, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया। तो मुझे लगता है कि अभी और डीप रिसर्च करने की ज़रूरत है बिकॉज़ दिस इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल अमाउंट, ये बहुत हेवी अमाउंट है जो हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं माउंटेन्स में, राइट? तो उसके लिए जब तक हम क्लोज़ टू एक सिमिलर नंबर पे नहीं पहुँच जाते, सिमिलर डेटा पे नहीं पहुँच जाते, तब तक हमें रिसर्च करनी चाहिए, रिसर्च को कंटिन्यू रखना चाहिए। इसके अलावा मुझे लगता है कि एक बार एज़ अ फैमिली भी हमें एक जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहिए, जिससे कि फैमिली मेंबर्स को भी, बाकी लोगों को भी एक आइडिया लगे कि माउंटेन लाइफ़ में कितनी डिफ़िकल्ट है या कितनी फ़ैसिनेटिंग है। वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, कौन-कौन से डिफरेंट टाइप्स के चैलेंजेस वहाँ पे होते हैं। तो एक सबका ओपिनियन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन कि मैं एक सिंगल अकेला वहाँ पे डिसाइड कर। कितना अमाउंट सोचा था तुमने जाने से पहले? जाने से पहले मेरे दिमाग में एक नंबर था क्लोज़ टू 1 सीआर कि इतने अमाउंट में हमें एक इन्वेस्टमेंट करनी है। बट वहाँ जाके तो बिल्कुल डिफरेंट मुझे लगा कि इतने अमाउंट में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा वहाँ पे। व्हाई? बिकॉज़ कि ये बहुत स्मॉल अमाउंट नहीं है, आई वुड से ये है तो बड़ा अमाउंट बट वहाँ के लिए इतना जस्टिफाइड नहीं है बिकॉज़ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अलग है। लैंड के प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा सैचुरेशन पे आ चुके हैं, बहुत हाई प्राइसेज़ हैं लैंड के। हमें हमारा बजट या तो एक्सटेंड करना पड़ेगा बिकॉज़ उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ऐड होएगी। एंड अगर हमें इसी बजट में कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, एक प्रॉपर्टी बनानी है, तो डेफ़िनिटली वी हैव टू ऑप्टिमाइज़ द एरिया।
राइट? जैसे वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ हैं, अगर आप ज़्यादा हाइट पे जाएँगे तो वहाँ पे उनके प्राइसेस ज़्यादा हाई हैं। हुँ, तो और अगर आप लो हाइट पे रहेंगे तो वहाँ पे प्राइसेस थोड़ी लो है, बट देन फिर आपको बाकी चीज़ों में ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। एज़ एन एग्ज़ाम्पल व्यू में ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, एज़ एन एग्ज़ाम्पल कोल्डनेस है बेसिकली, जो आपकी ठंडक है हुँ, वो हाइट पे ज़्यादा रहती है और डेप्थ में कम रहती बिल्कुल। है। बट इन जनरल तुमको माउंटेन लाइफ़ कैसी लगती है? तो अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो माउंटेन लाइफ डेफिनेटली अट्रैक्टिव लगती है, पीसफुल लगती है, बट एट द सेम टाइम मुझे थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि सिटी लाइफ में कंफर्ट है, आप कुछ भी कभी भी ऑर्डर कर सकते हो, आपको अवेलेबल हो जाएगी चीज़ें, फैसिलिटीज़ हैं इन जनरल, बट वहाँ पे काफ़ी अनसर्टेनिटी है। मतलब इट्स गुड फॉर अ वेकेशन बट वहाँ जाके रहना कुड बी डिफ़िकल्ट, मे बी आसान हो, आई डोंट नो। तो ये अनसर्टेनिटी से थोड़ा डर भी लगता है मुझे। डेफ़िनिटली स्कूलिंग स्कूलिंग इज़ ऑल्सो अ मेजर कंसर्निंग कि हमारा 4 साल का बच्चा है तो हमें उसका भी डेफ़िनेटली हमें सोचना पड़ेगा कि स्कूलिंग कैसे इम्पैक्ट ना हो। करें। तो अब बात कर लेते हैं कि वो कौन-सी कैटेगरीज़ है जिसमें नॉन उत्तराखंडी लोग होमस्टे का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 10-12 कैटेगरीज़ हैं। पहली कैटेगरी का नाम है बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट। इसमें गेस्ट को ब्रेकफ़ास्ट प्रोवाइड किया जाता है और इस कैटेगरी में ओनर का प्रॉपर्टी पे रुकना ज़रूरी होता है। ये पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है सेल्फ केटरिंग होमस्टे। इसमें किचन अवेलेबल किया जाता है गेस्ट को। तो जो लोग प्रेफ़र करते हैं, जिनको खुद का कुक करना पसंद है, वो लोग इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर्टी में ओनर का रहना ज़रूरी नहीं होता है। तीसरी कैटेगरी है वेकेशन रेंटल। इसमें पूरी प्रॉपर्टी या होमस्टे या कॉटेज रेंट पे दिया जाता है। ये फैमिलीज़ या ग्रुप्स में काफ़ी पॉपुलर कैटेगरी होती है और ये काफ़ी कॉमन होमस्टे मॉडल भी है। चौथी कैटेगरी है लॉन्ग स्टे रेंटल्स में मिनिमम रिक्वायरमेंट 15 दिन होती है। 15 दिन या 15 दिन से ज़्यादा लोग जो लोग रहना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी में, वो लोग इस मॉडल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे कि रिमोट वर्कर्स, डिजिटल नोमैड्स, पीपल टेकिंग अ वर्केशन, वो लोग इस मॉडल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो फिफ्थ कैटेगरी का नाम है कॉर्पोरेट रिट्रीट। यहाँ पे कंपनीज अपनी टीम्स को ऑफ साइट मीटिंग्स, स्ट्रेटजी सेशंस, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ के लिए लाती हैं। यहाँ पे स्पेस के साथ साथ आपको बिल्डिंग एक्टिविटीज़ भी दी जाती हैं। सिक्स्थ कैटेगरी है वेलनेस रिट्रीट। जैसे कि योगा, मेडिटेशन, डिटॉक्स, आयुर्वेदा, हेल्दी फूड, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे इन्हीं कैटेगरीज पे फोकस होता है। गेस्ट रिलैक्सेशन और मेंटल वेलनेस के लिए आते हैं। सेवेंथ कैटेगरी है नेचर रिट्रीट। एनवायरनमेंट के बीच में पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे इसी पे ही फोकस किया जाता है। और एट्थ कैटेगरी है लग्जरी होमस्टे। इसमें प्रीमियम रूम्स, हाई एंड इंटीरियर्स, प्राइवेट बैल्कनी, जकूजी जैसी काफ़ी अम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। नाइन्थ कैटेगरी है इको होमस्टे, इको लॉज। टेंथ कैटेगरी है फार्म स्टे। 11th कैटेगरी है जैसे कि एडवेंचर स्टे। 12th कैटेगरी है जैसे कि बुटीक होम स्टे। इस तरह की काफ़ी टोटल आई थिंक 14-15 कैटेगरीज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं लाइसेंसेस। इफ़ यू वांट मोर डिटेल्स आई कैन डेफिनेटली मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस। यू कैन डू अ कमेंट। आप कमेंट करके बताइए कि आपको अगर इसमें डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी होमस्टे के लाइसेंसेस वाली बात, जो अभी हमने 15-16 लाइसेंसेस के बारे में बात करी। अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सा रूल है लैंड का, जिसमें नॉन उत्तराखंडी लोगों को बिफोर बाइंग एनी लैंड वो हमें रूल के बारे में ध्यान रखना होता है। तो सेक्शन 143 के अंतर्गत एज अ फैमिली, बेसिकली फैमिली में हस्बैंड और वाइफ ही कंसिडर होते हैं और उनको टोटल सवा नाली लैंड ही हम यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, विच इज़ क्लोज टू 2600 स्क्वायर फीट, 250 स्क्वायर मीटर्स टू बी वेरी प्रिसाइज। हम इतनी ही लैंड परचेज कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी लैंड रूल की बात। इसके अलावा हम नॉन उत्तराखंडी लोग एग्रीकल्चर लैंड परचेज नहीं कर सकते हैं। और अगर हमें कोई भी कॉमर्शियल यूज़ करना है उस लैंड पे तो उसका एक बहुत अलग प्रोसेस है, जिसमें हमें नगर पालिका से एनओसी लेना होता है, एफिडेविट बनवाना होता है। तो वो एक अलग प्रोसेस है। बट अभी के लिए अगर आप नॉर्मल रेजिडेंशियल लैंड परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए सवा नाली का रूल है। अगर आप फ्यूचर में अपना बिजनेस या और लैंड खरीदना चाहते हैं तो उसमें कोई भी ऐसा लूप होल नहीं है, कोई भी ऐसा गैप नहीं है जिसमें आप उसके अंतर्गत आप दूसरा लैंड ले पाएँ। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए।
क्योंकि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पहले आपको इन सारी चीज़ों में डीप रिसर्च करनी चाहिए, एंड उसके बाद ही आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट का डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को भी हमारी जर्नी देखना अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। हम क्या बिजनेस एक्सप्लोर करेंगे, तो वो हम आप लोगों से शेयर करेंगे सारी जर्नी। अपना सपोर्ट बनाए रखिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।